Hello, welcome back once again in microcontrollers and application subject. So we are in the data transfer instruction set groups. So we are doing under the instruction set data transfer instructions group. So till in the last lecture we have completed the move related instruction, then move C related instruction, then move X related instruction, yani data transfer from external memory. So till here we have completed. Now moving ahead, now we are continuing the same data transfer instructions set. Now we are moving towards the instructions which are related with stack memory. So the two instructions which are related with stack memory operation means if you want to transfer data from internal RAM to stack memory or from stack memory to internal RAM memory, then the two instructions push and pop are used. So push and pop instructions are used for exchanging your data from stack memory to internal RAM memory or from internal RAM memory to stack memory. So these are the two instructions which are related with your stack memory, push and pop, and under this instruction one special register is used for stack memory related stack pointer is used. So for pointing the stack memory, which is the special register is used, stack pointer. So stack pointer is always used for pointing the stack memory. So whenever you want to transfer your data from internal RAM to stack memory or from stack memory to internal RAM memory, then this register is used, which is known as stack pointer. And the instruction which is related for exchanging your information from stack memory are two instructions, push and pop. So these push and pop instructions are exclusively used for stack memory operation. Now what is the instruction is doing, let us see, let us understand it. तो जैसे कि आपको समझ में आ रहा है, ये पुश एंड पॉप दो इंस्ट्रक्शन हम लोग यूज करते हैं जब भी हमको अपना डेटा ट्रांसफर करना होता है अपनी इंटरनल रैम मेमोरी से स्टैक मेमोरी में या स्टैक मेमोरी से इंटरनल डेटा मेमोरी में। तो ये दो इंस्ट्रक्शन यूज होते हैं और इन इंस्ट्रक्शन में जो रोल प्ले होता है वो स्टैक पॉइंटर का होता है। स्टैक पॉइंटर जो है वो पॉइंट करता है स्टैक मेमोरी के लिए। तो पहले तो हम लोग पुश इंस्ट्रक्शन को देखते हैं क्या करता है। तो पुश पुशेस द वैल्यू ऑफ द स्पेसिफाइड इंटरनल रैम एड्रेस ऑनटू द स्टैक। तो ये पुश इंस्ट्रक्शन किस तरह यूज होता है, जब भी आपको इंटरनल रैम मेमोरी से अपना डेटा पुश कराना हो, कहाँ पे पुश कराना हो, कहाँ पे भेजना हो, स्टैक मेमोरी में। सो वेन एवर यू वॉन्ट टू कॉपी योर डेटा फ्रॉम इंटरनल रैम एड्रेस टू स्टैक मेमोरी, तो वहाँ पे कौन सा इंस्ट्रक्शन यूज होगा, ये आपका पुश इंस्ट्रक्शन यूज होगा। तो पुश इंस्ट्रक्शन से हम लोग अपने डेटा को पुश करते हैं, कहाँ पे पुश करते हैं, स्टैक मेमोरी में। तो जब भी आपको डेटा स्टैक मेमोरी में लेके आना है तो स्टैक मेमोरी में लेके आने के लिए कौन सा इंस्ट्रक्शन यूज होगा, पुश इंस्ट्रक्शन यूज होगा। तो अब पुश इंस्ट्रक्शन वर्क कैसा करता है जरा ये ध्यान से देखो आप लोग। यहाँ पे आपको पॉइंट क्या करके बता रहा है, स्टैक पॉइंटर यूज होता है और स्टैक पॉइंटर पहले इंक्रीमेंट होगा एक से, फिर अपने डेटा को कॉपी करेगा। अब इसका मैं आपको पूरा अच्छी तरीके से समझाता हूँ कि कैसे इसका वर्किंग होने वाला है। स्टैक पॉइंटर में जो भी कंटेंट रहेगा वो कंटेंट पहले एक से इंक्रीमेंट होगा, एक से आगे बढ़ेगा और वो एक से बड़ा हुआ आगे हो के फिर वो डेटा वहाँ पे भेजेगा, कॉपी करेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी आपको अगर डेटा स्टैक मेमोरी का जो डेटा आपको कॉपी कराना है कोई दूसरी मेमोरी लोकेशन 08 पे, तो अगर आपको 08 पे आपको डेटा पहुंचाना है तो इसके लिए सबसे पहले आपको स्टैक पॉइंटर को लोड करना पड़ेगा 07 से। पहले आप स्टैक पॉइंटर को 07 से लोड करेंगे तो ऑटोमेटिकली स्टैक पॉइंटर एक से बढ़ेगा, एक से बढ़ने के बाद 08 होगा, तब जाके डेटा आपका स्टैक मेमोरी में कॉपी होगा। जो रैम एड्रेस से आपको जो डेटा भेजना है तो वो डेटा का एड्रेस भी जाके 08 में कॉपी होगा। तो ध्यान से, ये पुश इंस्ट्रक्शन में क्या होता है, पुश इंस्ट्रक्शन में ऑटोमेटिकली स्टैक पॉइंटर अपने आप को एक से इंक्रीमेंट करता है, बढ़ाता है, और वो बढ़ाने के बाद तब डेटा को कॉपी करता है। तो मान के चलो आपको स्टैक मेमोरी 08 पे डेटा पहुंचाना है तो उसके लिए स्टैक पॉइंटर को आपको लोड करके रखना पड़ेगा पहले से 07H पे। तो अगर आप 07H पे लोड करके रखोगे तो जैसे ही आप पुश इंस्ट्रक्शन लिखोगे तो उस पुश इंस्ट्रक्शन से सबसे पहले तो स्टैक पॉइंटर अपने आप को ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट करेगा, एक से 08 पे करेगा और फिर जाके वो 08 पे डेटा कॉपी करेगा अपने इंटरनल रैम मेमोरी का। तो ये इस तरीके से वर्किंग होता है, इसलिए आपको यहाँ पे दिख रहा होगा स्टैक पॉइंटर +1 का कंटेंट कॉपी होता है स्टैक पॉइंटर में। तो यहाँ पे आपको मैं और अच्छी तरीके से क्लियर कराता हूँ। जैसे कि एग्जांपल आपके सामने अगर आया, स्टैक पॉइंटर में सबसे पहले क्या है, 07H है और डेटा पॉइंटर में आपके पास क्या है, 123H है, 0123H है। मतलब अभी क्या होने वाला है, पुश इंस्ट्रक्शन से क्या होने वाला है,
ये जो डेटा पॉइंटर का जो कंटेंट है, डेटा पॉइंटर का कंटेंट कॉपी होगा स्टैक मेमोरी में, क्योंकि पुश इंस्ट्रक्शन का काम यही होता है, pushes द वैल्यू ऑफ द स्पेसिफाइड इंटरनल रैम। तो जो भी स्पेसिफाइड इंटरनल रैम है उसका डेटा कॉपी करेगा कहाँ पे, स्टैक मेमोरी पे। तो ये जो डेटा है, डेटा पॉइंटर का डेटा 0123H, अब ये कॉपी होने वाला है स्टैक मेमोरी में, जो कि कौन पॉइंट करने वाला है स्टैक मेमोरी को, स्टैक पॉइंटर। तो स्टैक पॉइंटर कैसा पॉइंट करेगा, हमेशा जब भी पुश इंस्ट्रक्शन आएगा तो पहले तो अपने आप को 1 से बढ़ाएगा, फिर वो डेटा कॉपी होगा। तो इसके लिए अपने को पहले से ध्यान में क्या रखना पड़ेगा, एक नंबर कम से उसको लोड करके रखना पड़ेगा। अगर मान के चलो मुझे स्टैक मेमोरी 08 पे डेटा अगर कॉपी कराना है इंटरनल रैम का, तो उसके लिए मुझे स्टैक पॉइंटर को लोड करके रखना पड़ेगा एक नंबर कम, 07H, क्योंकि ये इंस्ट्रक्शन ऑटोमेटिकली स्टैक पॉइंटर को पहले 1 से इंक्रीमेंट करता है, फिर डेटा कॉपी करता है। तो यहाँ पे जैसे ही पुश इंस्ट्रक्शन यूज करोगे आप, जैसे कि अभी यहाँ पे स्टैक पॉइंटर में पहले से क्या है 07H है, और डेटा पॉइंटर में क्या है 0123H है। तो डेटा पॉइंटर का मतलब आपको पता है, डेटा पॉइंटर कंसिस्ट ऑफ 2 रजिस्टर DPL एंड DPH। तो DPL में पहले क्या रहेगा 23H रहेगा, और DPH में क्या रहेगा 01 रहेगा। ठीक है, DPL में क्या रहेगा 23, और DPH में हायर बाइट में क्या रहेगा 01। ये लोअर बाइट है, ये अपर बाइट है। तो लोअर बाइट में डेटा पॉइंटर की लोअर बाइट में क्या रहेगा 23, लोअर बाइट में 23, और अपर बाइट में डेटा पॉइंटर के अपर बाइट में DPH में क्या रहेगा 01। तो ये 2 टुकड़े में अपना कॉपी होता है डेटा पॉइंटर का, जो भी वैल्यू है, जो भी कंटेंट है, वो इस 2 टुकड़े से कॉपी होता है। तो पहले आप क्या लिखोगे, पुश DPL लिखिए। तो पहले आप पुश DPL लिखिए। तो पुश DPL में क्या होगा, सबसे पहले स्टैक पॉइंटर अपने आप को 1 से बढ़ाएगा। तो स्टैक पॉइंटर अपने आप को 1 से बढ़ाएगा, तो 1 से बढ़ाएगा मतलब स्टैक पॉइंटर में पहले क्या था 07H था, तो वो 07H से 1 से बढ़ा के कितना हो जाएगा 08H हो जाएगा। नाउ 08H हुआ। अब जो DPL का कंटेंट है, तो DPL के कंटेंट में क्या है, DPL में क्या आ रहा है आपके पास 23। तो ये जो DPL का 23 जो कंटेंट है वो कॉपी होगा कहाँ पे, कॉपी होगा स्टैक पॉइंटर जिधर पॉइंट कर रहा है। तो स्टैक पॉइंटर अब किधर पॉइंट कर रहा है 08H मेमोरी लोकेशन को, तो वहाँ पे जाके कॉपी होगा। जैसे कि आपको ये नजर आ रहा है, ये स्टैक मेमोरी है। तो स्टैक मेमोरी का ये एड्रेस 08 है, 09 है, 0 है। तो इनिशियली आपको जब अगर 08 पे पहुंचाना है, तो इसके लिए सबसे पहले आपको स्टैक पॉइंटर को इनिशियलाइज करना पड़ेगा 07H से। तो 07H से इनिशियलाइज करेंगे, तो जैसे ही पुश इंस्ट्रक्शन लिखेंगे तो पहले तो स्टैक पॉइंटर अपने आप को 1 से बढ़ा लेगा। तो 1 से बढ़ा लेगा, कितना कर लेगा अपने आप को ऑटोमेटिकली 08H। अब जो DPL का कंटेंट है 23, वो 23 आपका कॉपी होगा कहाँ पे, स्टैक मेमोरी 08H पे। स्टैक मेमोरी कहाँ पे 08H पे। तो पुश इंस्ट्रक्शन में ऑटोमेटिकली स्टैक पॉइंटर इंक्रीमेंटेड बाय 1, देन इट कॉपी द डेटा टू स्टैक मेमोरी पॉइंटिंग बाय स्टैक पॉइंटर। फिर इसी तरीके से अगर वापस से अब इसके बाद कौन सा इंस्ट्रक्शन रहेगा, पुश DPH। तो पुश DPH जैसे लिखोगे तो वापस से स्टैक पॉइंटर अपने आप को क्या करेगा 1 से बढ़ाएगा। तो पहले अभी क्या था 08H था, तो 08H से 1 से बढ़ाएगा अपने आप को, कितना करेगा 09। तो 08 के बाद क्या आ जाएगा 09। अब जो DPH का कंटेंट है, तो DPH का कंटेंट क्या है 01। DPL में 23 था, DPH में क्या है 01। तो DPH का कंटेंट जो 01 है वो कॉपी होगा मेमोरी लोकेशन, कौन सी मेमोरी लोकेशन, स्टैक मेमोरी 09H पे। तो 09H पे तब जाके आपको क्या दिखेगा 01। तो जब भी आपको मेमोरी डेटा पॉइंटर में डेटा कॉपी कराना है, तो ये ध्यान से रखो, जो स्टैक मेमोरी में कॉपी कराना है तो उसके लिए स्टैक पॉइंटर को हमेशा एक नंबर कम से लोड करना पड़ेगा, इनिशियलाइज करना पड़ेगा। जैसे कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, आपको डेटा पॉइंटर का जो डेटा है 0123H, ये स्टैक मेमोरी 08 और 09 में कॉपी कराना था। तो 08 09 में कॉपी कराने के लिए आपको स्टैक पॉइंटर को किससे इनिशियलाइज करना पड़ेगा, लोड करना पड़ेगा 07H से। तो 07H से इनिशियलाइज करोगे तो ऑटोमेटिकली स्टैक पॉइंटर अपने आप को 1 से बढ़ाएगा, 1 से बढ़ाएगा, फिर DPL का कंटेंट 23 08H पे देगा, और फिर DPH का कंटेंट 01 09H पे देगा। ऑटोमेटिकली इन एवरी पुश इंस्ट्रक्शन स्टैक पॉइंटर इज इंक्रीमेंटेड बाय 1। ये ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट बाय 1 होता है। तो पुश एंड पॉप 2 इंस्ट्रक्शन यूज होते हैं जब भी आपको काम होता है स्टैक मेमोरी से रिलेटेड। तो स्टैक मेमोरी वो पोर्शन ऑफ मेमोरी जहाँ पे मैं आपको बता चुका हूँ स्क्रैच पैड वर्क होता है, रफ वर्क होता है। तो इंटरनल रैम में हम लोग ने 80 बाइट ऊपर का देखे थे, जो किसके लिए यूज होता है, आपका स्क्रैच पैड रैम के लिए यूज होता है, स्टैक मेमोरी के लिए यूज होता है। तो वहाँ पे आपको काम कराना है, तो उसके लिए कौन सा रजिस्टर यूज होता है, स्टैक पॉइंटर रजिस्टर यूज होता है। अब वहाँ पे सिर्फ स्टैक पॉइंटर रजिस्टर ही यूज होगा पॉइंट कराने के लिए स्टैक मेमोरी को। तो उसका रोल कैसा होता है वो चीज़ आपको मैं यहाँ पे क्लियर कर रहा था।
तो इन एवरी पुश इंस्ट्रक्शन, जब जब आप पुश इंस्ट्रक्शन लिखोगे तो स्टैक पॉइंटर अपने आप को ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट बाय 1 करेगा। फिर जो रैम का जो डेटा है, जो डेटा पॉइंटर का जो भी डेटा है, वो फिर कॉपी करेगा जहाँ पे स्टैक पॉइंटर पॉइंट कर रहा है। तो इस तरीके से स्टैक पॉइंटर को आपको पहले से लोड करके रखना पड़ेगा 07H, तो फिर वो अपने आपको 08 पे H लेके आएगा। फिर 08 पे आपका DPL का डेटा कॉपी होगा। फिर जब पुश इंस्ट्रक्शन लिखोगे वापस से, तो फिर दोबारा वो इंक्रीमेंट करेगा अपने आप को, फिर पॉइंट करेगा 09 को, और फिर वो DPH का डेटा यानी 01 कॉपी करेगा 09 मेमोरी लोकेशन पे। तो आई होप आप लोग को ये चीज़ थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो पुश इंस्ट्रक्शन में क्या होता है, इंटरनल रैम से डेटा कॉपी होता है स्टैक मेमोरी पे। अब पॉप इंस्ट्रक्शन जो यूज होता है वो किसके यूज होता है, स्टैक मेमोरी से डेटा कॉपी होगा इंटरनल रैम में। अब उसमें उल्टा रिवर्स होगा, यहाँ पे इंक्रीमेंट होता है, वहाँ पे क्या होगा, डिक्रीमेंट होगा। आ जाओ अब इधर पे आ जाओ, पॉप इंस्ट्रक्शन पे आ जाओ। सो पॉप इंस्ट्रक्शन क्या करता है, पॉप्स द लास्ट वैल्यू प्लेस्ड ऑन द स्टैक इनटू द इंटरनल रैम एड्रेस स्पेसिफाइड। तो स्टैक मेमोरी से डेटा उठा के कॉपी करेगा कहाँ पे, इंटरनल रैम में। पहले डेटा कॉपी करेगा, फिर उसके बाद अपने आप को डिक्रीमेंट करेगा। यहाँ पे क्या हो रहा था, पुश में पहले अपने आप को इंक्रीमेंट कर रहा था, फिर डेटा कॉपी कर रहा था। अब यहाँ पे क्या होगा, पहले डेटा कॉपी करा लेगा, फिर अपने आप को डिक्रीमेंट करेगा। तो ध्यान से देखो अभी क्या है इधर पे। अगर आप इस तरीके से इंस्ट्रक्शन यूज करते हो, स्टैक पॉइंटर को इनिशियली आपने किससे लोड करके रखे, 09H से। तो स्टैक पॉइंटर में आपने 09H रखे। अब आपको DPTR यूज करना है। DPTR क्या यूज करोगे, जो डेटा को कॉपी करवाना है। यानी पॉप से क्या होगा कि स्टैक मेमोरी से डेटा कहाँ पे जाएगा, इंटरनल रैम मेमोरी पे जाएगा, जहाँ पे स्टैक पॉइंटर पॉइंट करेगा, तो वहां से डेटा उठा के इंटरनल रैम मेमोरी पे जाएगा। तो ध्यान से देखते हैं हम लोग। जैसे कि अभी पहला मैंने लिख दिया पॉप DPH। तो पॉप DPH का मतलब क्या होगा, अब जहाँ पे स्टैक पॉइंटर पॉइंट कर रहा है, उस स्टैक पॉइंटर जो मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है, उसका डेटा उठा के कॉपी होगा। कहाँ पे कॉपी होगा, पहले DPH पे, क्योंकि पहले हायर वर्जन लास्ट जो डेटा फिल किया गया था वो किसका फिल किया था, DPH का ना। अगर आप पुराना ये कंटेंट देखोगे, इसमें लास्ट डेटा जो रखा गया है वो किसका रखा गया है, DPH का। तो उसी तरीके से पॉप में भी क्या होता है, स्टैक पॉइंटर जिधर पॉइंट कर रहा है वो मेमोरी लोकेशन का डेटा पहले किधर पे जाएगा, DP हायर बाइट में जाएगा। तो अभी 09H में क्या है आपके पास, 09H स्टैक मेमोरी में क्या है, 01। तो ये जो 01 है ये कहाँ पे जाएगा आपका, पहले DPH पे जाएगा। ठीक है, तो ये DPH पे चला गया इधर पे। DPH अभी क्या हो गया, 01 से लोड हो गया। ओके, नाउ फिर इसके बाद साथ ही साथ में ये इंस्ट्रक्शन होने के बाद में स्टैक पॉइंटर अपने आप को ऑटोमेटिकली डिक्रीमेंट करेगा 1 से। डिक्रीमेंट करेगा 1 से, यानी 09 था तो 09 से डिक्रीमेंट होकर अब कितने पे आ जाएगा, 08 पे आ जाएगा। अब दोबारा फिर वापस से आप पॉप लिखोगे, पॉप DPL। तो पॉप DPL का मतलब क्या होगा, स्टैक पॉइंटर जो मेमोरी को पॉइंट कर रहा है उसका डेटा DPL में चला जाएगा। तो स्टैक पॉइंटर अब किसको पॉइंट कर रहा है, 08 को। तो 08 का कंटेंट क्या है, 23। ये 23 उठा के कहाँ पे चला जाएगा, DPL पे चला जाएगा। तो DPL पे अब क्या आ गया, 23 आ गया। ओके, अब फिर इसी के साथ में ऑटोमेटिकली स्टैक पॉइंटर अपने आप को डिक्रीमेंट करेगा। डिक्रीमेंट करके क्या बन जाएगा, 07। तो यहाँ पे डेटा जो है ना वो खाली होता है। यहाँ पे कॉपी पेस्ट वाला मामला नहीं है, जैसे आप लोग पुराने मूव में देख रहे थे कॉपी पेस्ट हो रहा था। यहाँ से डेटा खाली होता है, पुश से डेटा खाली होता है, पॉप से भी डेटा खाली होता है। तो पहले 09 का जो कंटेंट था वो DPH में गया, 08 का कंटेंट जो था वो DPL पे गया। अब ये डेटा दोनों कॉपी हो गया, खाली हो गया। अब स्टैक पॉइंटर किधर पे दिखाएगा, 07 पे दिखाएगा, ऑटोमेटिकली डिक्रीमेंट करके। तो पुश इंस्ट्रक्शन से क्या होता है, इंटरनल रैम से डेटा कॉपी होता है स्टैक मेमोरी में। और पॉप इंस्ट्रक्शन से क्या होता है, इंटरनल स्टैक मेमोरी से डेटा कॉपी होता है इंटरनल रैम मेमोरी। स्टैक मेमोरी से डेटा उठा के कॉपी कहाँ पे होता है, इंटरनल रैम मेमोरी में, यानी रिट्रीव बैक। एक होता है डालना, एक होता है लेना। तो पुश से आपने क्या किया, अपना डेटा को स्टैक मेमोरी में इंसर्ट किए, और पॉप से क्या किया, आपने डेटा रिट्रीव बैक किए। पॉप से आपने स्टैक मेमोरी से इंटरनल रैम में डेटा रिट्रीव बैक किए। तो अभी आफ्टर दिस इंस्ट्रक्शन अभी क्या हो जाएगा, DPTR क्या हो जाएगा, 123H हो जाएगा, 0123H। क्योंकि DPL में 01 है और DPH में 01 है और DPL में क्या है, 23H है। तो इस तरीके से ये पुश एंड पॉप इंस्ट्रक्शन वर्क करता है। क्लियर है, कुछ समझ में आया क्या बोल रहा था मैं आपको। तो पुश इंस्ट्रक्शन में स्टैक पॉइंटर ऑटोमेटिकली पहले अपने को क्या करेगा, बढ़ाएगा 1 से, फिर डेटा को कॉपी करेगा। पॉप इंस्ट्रक्शन में क्या होगा, पहले डेटा स्टैक मेमोरी से इंटरनल रैम में आ जाएगा, फिर अपने आप को स्टैक पॉइंटर क्या करेगा, डिक्रीमेंट बाय 1 करेगा। तो 2 पॉप इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने के बाद
आपका स्टैक पॉइंटर किधर पे पॉइंट करेगा, फिर 07H पे पॉइंट करेगा, 07H पे। तो आई होप आप लोगों को ये पुश एंड पॉप जो इंस्ट्रक्शन है जो स्टैक मेमोरी से रिलेटेड है वो समझ में आया होगा। नाउ कमिंग टू द लास्ट कैटेगरी ऑफ डेटा ट्रांसफर ग्रुप, दैट इज एक्सचेंज। तो अब ये एक्सचेंज कैसे एक्सचेंज करता है? एक्सचेंज इंस्ट्रक्शन दो टाइप्स के, एक एक्सचेंज नॉर्मल है XCH और एक XCHD। कंफ्यूज मत होना, XCH इज ओनली एक्सचेंज है और XCHD एक्सचेंज डिजिट है, एक्सचेंज डिजिट। तो वो कौन सी डिजिट है वो अभी अंडरस्टैंड करेंगे। तो सबसे पहले XCH स्टैंड कर लेते, कंप्लीट करते हैं। तो XCH स्टैंड फॉर एक्सचेंज द कंटेंट ऑफ द रजिस्टर स्पेसिफाइड इन द इंस्ट्रक्शन। जैसे कि अभी XCH A, RN लिखा हुआ है, तो A, RN का मतलब क्या होता है, यानी RN का डेटा A में आएगा, A का डेटा RN में जाएगा। ऐसे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे लिखा हुआ है XCH A, R3। तो XCH A, R3 मतलब क्या होगा, एक्सचेंज द नंबर, एक्सचेंज द कंटेंट बिटवीन A एंड R3। तो मतलब R3 का जो कंटेंट है वो एक्यूमुलेटर में आ जाएगा और एक्यूमुलेटर का कंटेंट कहाँ पे आ जाएगा, R3 में। तो जैसे कि बिफोर एग्जीक्यूशन आपको दिख रहा होगा, बिफोर एग्जीक्यूशन एक्यूमुलेटर में 33 था और R3 में कितना था, 49। तो आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन XCH A, R3 एक्यूमुलेटर में कितना आ जाएगा, 49 और R3 में कितना आ जाएगा, 39। यानी क्या हो गया, ये दोनों एक्सचेंज हो गए ना, A का R3 में आ गया और R3 का A में आ गया। तो इसको बोलते हैं एक्सचेंज। तो ये एक्सचेंज बिटवीन रजिस्टर था। अब इसी से रिलेटेड दूसरा इंस्ट्रक्शन देखो, एक्सचेंज A, डायरेक्ट। तो एक्सचेंज A, डायरेक्ट का मतलब क्या होता है, एक्सचेंज A, डायरेक्ट यानी जो डायरेक्ट मेमोरी लोकेशन का एड्रेस इंस्ट्रक्शन में दिया हुआ है वो कंटेंट और एक्यूमुलेटर का कंटेंट एक्सचेंज हो जाएगा। तो जो डायरेक्ट एड्रेस मेमोरी लोकेशन का उसका कंटेंट और एक्यूमुलेटर का कंटेंट एक्सचेंज हो जाएगा। जैसे XCH A, 50H, तो 50H मेमोरी लोकेशन का जो कंटेंट है और एक्यूमुलेटर का जो कंटेंट है वो दोनों आपस में क्या होगा, एक्सचेंज होगा। तो जैसे कि बिफोर एग्जीक्यूशन अगर एक्यूमुलेटर में 33 था, ठीक है, और मेमोरी लोकेशन 50H में क्या है, 49। तो आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन एक्यूमुलेटर में क्या आ जाएगा, 49, जो मेमोरी लोकेशन 50H का जो कंटेंट है। तो मेमोरी लोकेशन 50H का जो कंटेंट 49 है वो एक्यूमुलेटर में आएगा और एक्यूमुलेटर का कंटेंट जो मेमोरी लोकेशन 50H है वहां पे आएगा। तो ये एक्सचेंज हो गया आपका। ओके, ना इसी तरीके से थर्ड एक्सचेंज की कैटेगरी इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड को यूज करके भी है। तो XCH A, @RI। तो XCH A, @RI का मतलब क्या होता है, जहाँ पे रजिस्टर RI पॉइंट कर रहा है उस मेमोरी लोकेशन का कंटेंट और एक्यूमुलेटर का कंटेंट आपस में क्या होगा, एक्सचेंज होगा। जैसे कि इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है XCH A, @R1। तो XCH A, @R1 का मतलब ये होता है R1 जो मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है उसका डेटा और एक्यूमुलेटर का डेटा एक्सचेंज होगा आपस में। जैसे एक्यूमुलेटर में बिफोर एग्जीक्यूशन 33 था, R1 में कितना था, 50। तो मेमोरी लोकेशन 50 में कितना था, 49। यानी R1 में 50 है तो जाहिर सी बात है R1 अब किसको पॉइंट करेगा, 50 मेमोरी लोकेशन को। तो मेमोरी 50 लोकेशन में क्या डेटा है, 49। तो मेमोरी 50 का जो डेटा 49 और एक्यूमुलेटर का जो डेटा 33 वो आपस में एक्सचेंज हो जाएगा। तो ये 49 जो डेटा है मेमोरी लोकेशन 50 में वो किधर पे चले जाएगा, एक्यूमुलेटर में, और एक्यूमुलेटर में जो कंटेंट 33 है वो किधर पे आ जाएगा, मेमोरी लोकेशन 50 पे। तो @R1 जो था वो पॉइंट कर रहा था 50 मेमोरी लोकेशन को। तो R1 में 50 का 50 रहेगा, बस मेमोरी लोकेशन 50 का कंटेंट जो था 49 वो एक्यूमुलेटर में गया और एक्यूमुलेटर का कंटेंट कहाँ पे आ गया, मेमोरी लोकेशन 50 पे आ गया। तो इस तरीके से ये क्या होता है, आपका एक्सचेंज वाला काम चलता है। कमिंग टू द लास्ट ये कैटेगरी एक्सचेंज की, वो है एक्सचेंज डिजिट। आप प्लीज डोंट कंफ्यूज XCH और XCHD। XCHD स्टैंड फॉर एक्सचेंज द डिजिट, दोनों के इंस्ट्रक्शन में फर्क है। एक्सचेंज पूरा कंटेंट को एक्सचेंज करता है और एक्सचेंज डिजिट क्या करता है वो चीज मैं आपको बता रहा हूँ। तो एक्सचेंज डिजिट क्या करता है, जो भी कंटेंट आपने लिखे हो उन दोनों की आपस में लोअर निबल और अपर निबल एक्सचेंज होती है। क्या एक्सचेंज होती है, लोअर निबल एंड अपर निबल ओनली। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है, ध्यान से देखना है कि एक्सचेंज डिजिट में क्या होता है। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है XCHD A @RI। तो @RI मतलब R1 जो RI मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है उस मेमोरी लोकेशन का डेटा और एक्यूमुलेटर का डेटा सिर्फ लोअर निबल एक्सचेंज होगा, लोअर निबल। अपर निबल एज इट इज ऐसी रहेगा, इट इज गोइंग टू एक्सचेंज द लोअर निबल ओनली, लोअर निबल। अपर निबल विल रिमेन एज इट इज। लोअर निबल का मतलब होता है लोअर 4 डिजिट, upper 4 digit will remain as it is. It is going to exchange only lower 4 digit.
तो ये इसलिए इसका नाम है एक्सचेंज डिजिट। जैसे कि एक एग्जांपल दिया हुआ इधर पे XCHD A,@R1। तो XCHD A,@R1 का मतलब ये होता है R1 जो मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है उसका कंटेंट का लोअर निबल और एक्यूमुलेटर का लोअर निबल दोनों आपस में क्या होगा, एक्सचेंज होगा, और अपर निबल विल रिमेन एज इट इज। निबल समझता है ना आपको, निबल 4 बिट को निबल बोलते हैं। तो लोअर निबल यानी लोअर 4 डिजिट, तो लोअर 4 डिजिट ही खाली एक्सचेंज होगा। जैसे कि अभी ये इधर पे ध्यान दो आप लोग, एक्यूमुलेटर में क्या है बिफोर एग्जीक्यूशन 33, R1 में क्या है 50। अब R1 किसको पॉइंट करने वाला है, कौन सी मेमोरी लोकेशन को, 50 को पॉइंट करने वाला है। तो बिफोर एग्जीक्यूशन एक्यूमुलेटर में है 33 और मेमोरी लोकेशन 50H में क्या है 49। अब ये दोनों की खाली लोअर 4 डिजिट ही एक्सचेंज होगी। तो लोअर 4 डिजिट एक्सचेंज होगी मतलब क्या, ये जो 3 है वो रिप्लेस होगा 9 से और ये जो 9 है वो रिप्लेस होगा 3 से। बाकी अपर का जो डिजिट है 4 डिजिट वो एज इट इज ऐसे ही रहेगा, 3 का 3 रहेगा, 4 का 4 रहेगा। तो आर यू ऑब्जर्विंग? सो आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन एक्यूमुलेटर में 33 के बदले में अभी क्या आ जाएगा 39। खाली क्या एक्सचेंज किया, मेमोरी लोकेशन 50 का जो लोअर 4 डिजिट वाला नंबर था वो रिप्लेस हुआ एक्यूमुलेटर के साथ में। तो ये 3 का क्या हो जाएगा 9 और ये 9 का क्या हो जाएगा 3। तो इस तरीके से एक्यूमुलेटर में अभी क्या आ जाएगा 39 आ जाएगा और मेमोरी लोकेशन 50 में क्या आ जाएगा 43 आ जाएगा। 43 4 अपर डिजिट जो है वो एज इट इज ऐसी रहेगा, लोअर जो 4 डिजिट वाला नंबर था वो रिप्लेस हो गया 3 से। ये एक्सचेंज मार दिया इसने, तो 3 इसका आ गया, 9 इसका उधर चला गया। बाकी अपर डिजिट जो है 4 का 4 ही है, 3 का 3 है, तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होने का। एक्सचेंज डिजिट बोला तो सिर्फ लोअर 4 डिजिट को एक्सचेंज करता है और सिर्फ XCH बोल दिया तो मतलब पूरा की पूरा नंबर एक्सचेंज होता है। तो डोंट बी कंफ्यूज। नाउ द टाइम इज टू अटेम्प्ट MCQ सेट 2। तो हम लोग MCQ सेट 2 को ले लेते हैं। तो कमिंग टू MCQ सेट 2, सेट 2 का पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, XCH A,R3 दिस इंस्ट्रक्शन क्या करेगा। तो एक्सचेंज A,R3 दिस इंस्ट्रक्शन क्या करेगा, टेल मी क्या आंसर है इसका। XCH A,R3 ऑप्शन A B C D कौन सा ऑप्शन है? Exchange the content of a register R3 with accumulator. ऑप्शन नंबर 1 A. ए। तो ए में ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, एक्सचेंज द कंटेंट ऑफ रजिस्टर R3 विद एक्यूमुलेटर। वेरी गुड। तो इसका आंसर, आपका करेक्ट आंसर यही है, दिस XCH स्टैंड फॉर एक्सचेंज। तो एक्सचेंज किसके बीच में करेगा, एक्सचेंज द कंटेंट ऑफ रजिस्टर R3 विद एक्यूमुलेटर, क्योंकि एक्यूमुलेटर दिया है और रजिस्टर R3 दिया है। तो यस इज द ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ कमिंग टू सेट क्वेश्चन नंबर 2, move x @R1, a इंस्ट्रक्शन विल मूव द कंटेंट ऑफ। अब ये इंस्ट्रक्शन क्या करेगा, मूव x @R1, a। ये मूव करेगा कंटेंट कहां से कहां पे, प्लीज टेल मी। इंस्ट्रक्शन में बोला हुआ है विल मूव द कंटेंट ऑफ, तो किसका कंटेंट कहां पे मूव करेगा, ऑप्शन A B C D, विच ऑप्शन, B sir. डी सेकंड वाला। D sir. ऑल ऑफ यू आर सेइंग सेकंड, Last fourth. Yes sir. बी वाला बोल रहे हो कि डी वाला बोल रहे हो, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, सेकंड की फोर्थ। B sir. B sir. B. सेकंड A B. बी, Second. ओके। तो सेकंड वाला यहाँ पे दिया हुआ है विल मूव द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर टू द एक्सटर्नल डेटा मेमोरी लोकेशन पॉइंटेड बाय रजिस्टर R1। सो वेरी गुड अफन, योर आंसर इज वेरी करेक्ट। तो ये इंस्ट्रक्शन क्या करेगा, एक्यूमुलेटर का कंटेंट मूव करेगा, वहां पे मूव करेगा @R1, यानी वो मेमोरी लोकेशन जहां पे रजिस्टर R1 पॉइंट कर रहा है। तो एक्यूमुलेटर का कंटेंट कॉपी होने वाला है, मूव होने वाला है, कहाँ पे मूव होने वाला है, वो मेमोरी लोकेशन जहाँ पे रजिस्टर R1 पॉइंट कर रहा है। तो वेरी गुड, सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द इंस्ट्रक्शन टू एक्सचेंज द लोअर ऑर्डर निबल ऑफ इंटरनल मेमोरी लोकेशन पॉइंटेड बाय R1 विथ एक्यूमुलेटर। तो इन इंस्ट्रक्शन में से आप मुझे वो आइडेंटिफाई करके बताओ जो क्या हो रहा है, लोअर निबल को एक्सचेंज करेगा
इंटरनल मेमोरी लोकेशन पॉइंटिंग बाय R1 विद एक्यूमुलेटर। तो इनमें से वो कौन सा इंस्ट्रक्शन है जो लोअर निबल को एक्सचेंज कर रहा है बिटवीन द कंटेंट ऑफ मेमोरी लोकेशन पॉइंटेड बाय R1 विद एक्यूमुलेटर? तो इनमें डी से सर, डी सर, सेक्शन 5। सबसे लास्ट वाला डी वाला, फोर्थ हाँ वाला। सर वही डी। यस, वेरी लॉक गुड। किया जाए। अरे लॉक किया जाए, आप तो लॉक करोगे ना, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ डी तो दिख रहा है, डी वाला तो एक ही तो है। तो एक्सचेंज डिजिट, जहाँ पे लोअर निबल की बात हुई ना, तो एक्सचेंज डिजिट वाला इंस्ट्रक्शन ही यूज होगा। तो एक्सचेंज डिजिट यहाँ पे आपको एक ही इंस्ट्रक्शन में दिख रहा है, वो फोर्थ इंस्ट्रक्शन में दिख रहा है। और दूसरी बात, यहाँ पे ये भी क्लियर हो रहा है कि @R1 लगा हुआ है, यानी वो मेमोरी लोकेशन जिसको R1 पॉइंट कर रहा है विद एक्यूमुलेटर। तो R1 जो मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है उसका लोअर निबल और एक्यूमुलेटर का लोअर निबल दोनों आपस में एक्सचेंज होगा विद द हेल्प ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन XCHDA, @R1. So I think all of you have given a very correct answer. तो इन दिस वे आप लोग को ये अंडरस्टैंडिंग हो रही है, समझ में आ रही बात। तो पहले वाले का आंसर ए इज द करेक्ट आंसर, एक्सचेंज द कंटेंट ऑफ रजिस्टर R3 विद एक्यूमुलेटर, करेक्ट। सेकंड वाले का बी आंसर, एक्यूमुलेटर टू एक्सटर्नल डेटा मेमोरी लोकेशन पॉइंटेड बाय R1। और लास्ट वाले का डी वाला आंसर करेक्ट। So in this way, all of you have understood properly the data transfer instruction. So this is the summary. ये पूरी summary आपकी data transfer instruction की। तो जितने भी data transfer instructions हम लोग ने देखे, तो कौन कौन सी कैटेगरी के देखे? सबसे पहले move वाला, this instruction moves source value to destination value। जो भी source दिया हुआ रहेगा, जो भी destination दिया हुआ रहेगा, वो source से destination में copy करेगा, normal move है। फिर दूसरा इंस्ट्रक्शन देखे थे मूव सी से रिलेटेड, तो ये काय के लिए यूज होता है? मूव्स अ बाइट फ्रॉम कोड मेमोरी इनटू एक्यूमुलेटर। तो प्रोग्राम मेमोरी कोड मेमोरी से डेटा कॉपी करता है कहाँ पे? एक्यूमुलेटर में। तो ये मूव सी के दो इंस्ट्रक्शन देखे थे हम लोग ने, इंडेक्स एड्रेसिंग वाले, मूव सी ए @A+GPTR, मूव सी ए @A+PC। तो ये दो इंस्ट्रक्शन मूव सी के थे, इंडेक्स एड्रेसिंग मोड वाले, वो देखे। थर्ड इंस्ट्रक्शन कैटेगरी देखे, मूव एक्स, जो एक्सटर्नल डेटा मेमोरी का ट्रांसफर के लिए यूज होता है। दिस इंस्ट्रक्शन ट्रांसफर डेटा बिटवीन द एक्यूमुलेटर एंड द एक्सटर्नल डेटा मेमोरी। तो एक्यूमुलेटर और एक्सटर्नल डेटा मेमोरी में ट्रांसफर करने के लिए जो इंस्ट्रक्शन यूज होता है वो मूव एक्स करके यूज होता है, नेमोनिक्स। फिर इसके बाद स्टैक मेमोरी से रिलेटेड देखे, पुश एंड पॉप। तो पुश इंस्ट्रक्शन में क्या होता है? रैम एड्रेस से कॉपी होता है स्टैक मेमोरी में, और इसमें स्टैक पॉइंटर ऑटोमेटिकली पहले क्या होता है? इंक्रीमेंट बाय 1 होता है, फिर कॉपी करता है। फिर इसी का दूसरा रिवर्स देखे, पॉप। पॉप इंस्ट्रक्शन में क्या होता है? स्टैक मेमोरी से डेटा रिट्रीव बैक होता है कहाँ पे? इंटरनल रैम में। अब एक बार आपने स्टैक मेमोरी में डाल दिया था, तो स्टैक मेमोरी से वापस से भी डेटा लेके आना है, तो उसके लिए पॉप इंस्ट्रक्शन का यूज करना पड़ेगा। तो पॉप इंस्ट्रक्शन से स्टैक मेमोरी से डेटा आता है इंटरनल रैम एड्रेस पे, और जब ये लेके आता है तो ऑटोमेटिकली अपने आप को डिक्रीमेंट बाय 1 करता है। पहले डेटा को भेज देता है, फिर ऑटोमेटिकली अपने आप को स्टैक पॉइंटर क्या करता है? डिक्रीमेंट बाय 1 करता है। फिर इसके बाद देखें एक्सचेंज। तो एक्सचेंज वाला क्या करता है? एक्सचेंज द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर विद रजिस्टर Rn और इंटरनल मेमोरी लोकेशन, और इंटरनल मेमोरी लोकेशन पॉइंटिंग बाय R1 Ri। तो ये खाली क्या करता है? आपके कंटेंट को एक्सचेंज करता है। अब जो भी आप देखोगे सोर्स एंड डेस्टिनेशन, उन दोनों के बीच में एक्सचेंज होगा। और लास्ट वाला एक्सचेंज डिजिट। तो ये एक्सचेंज डिजिट का मतलब क्या होता है? एक्सचेंज द लोअर ऑर्डर निबल ऑफ इंटरनल मेमोरी लोकेशन पॉइंटिंग बाय Ri विद एक्यूमुलेटर। तो कभी भी जो मेमोरी लोकेशन को पॉइंट किया जा रहा है Ri से, उसका लोअर निबल और एक्यूमुलेटर का लोअर निबल आपस में क्या होगा? एक्सचेंज होगा। तो दिस इज द एक्सचेंज डिजिट। तो ये सारा आपका इंस्ट्रक्शन सेट कवर हुआ, किसका? डेटा ट्रांसफर ग्रुप का। आई होप आप लोग को इतने सारे जो इंस्ट्रक्शन मैंने बताया हूँ, किसके? डेटा ट्रांसफर ग्रुप के बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस आपको कंप्लीट किया मैंने, समझ में आया होगा, अंडरस्टैंड हुआ होगा। और ये सारे इंस्ट्रक्शंस आपके प्रोग्रामिंग में यूज होते हैं। सो व्हेन यू आर गोइंग टू सी द प्रोग्रामिंग, जब आप प्रोग्रामिंग करोगे तो ये प्रोग्रामिंग में ये सारे इंस्ट्रक्शंस इन्वॉल्व होते हैं, यूज होते हैं, करना पड़ता है। तो आई थिंक आई ट्राई माई बेस्ट टू कन्वे यू प्रॉपरली। आई होप यू मस्ट बी हैव अंडरस्टूड। समझ में आया सब लोग को? यस सर, ले लो अटेंडेंस। अटेंडेंस ले लो। वीकू शायद लेफ्ट हो गया था, जरा उसका भी देख लेना। आ गया, ज्वाइन कर लिया ऊपर ज्वाइन। ओके ओके ओके, हाँ फल ले लो, अटेंडेंस लेके ग्रुप में भेज दो। थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग, लिसनिंग, अंडरस्टैंडिंग। प्लीज इसी तरीके से ज्वाइन करो, घर में पढ़ाई करो, ध्यान दो, स्टे सेफ, स्टे एट होम। थैंक यू वेरी मच।